हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन से रिलेटेड है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज के आपको जीएस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सॉल्व करवाऊंगा और इन क्वेश्चन से के अकॉर्डिंग जो अदर क्वेश्चंस बनते हैं हम उस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयले के भंडार के मामले में समृद्ध है। तो दोस्तों, जो कोयले के लिए भंडार के मामले में समृद्ध क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं दामोदर वैली, यानी कि दामोदर घाटी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब दोस्तों थोड़ा कोयले के बारे में समझ लेते हैं। कोयला जो है दोस्तों, इसका सबसे अधिक उत्पादन गोंडवाना चट्टानों में होता है। ठीक, कुल उत्पादन का लगभग 96% कोयला जो है दोस्तों वो गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। कौन सी चट्टानों में? गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा 4 प्रकार के दोस्तों कोयले होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के कोयले हैं। कौन कौन से हैं? तो एंथ्रासाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। इसके अलावा बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पीट सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला और एंथ्रासाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। दोस्तों, जो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है ये मुख्यतः जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कोयला उत्पादन के क्षेत्रों की। तो यदि मैं झारखंड की बात करूं तो दोस्तों झारखंड में 2 क्षेत्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो झरिया है, ठीक है, और दूसरा दोस्तों बोकारो है। झरिया और बोकारो दोनों ये झारखंड में है। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा है। उड़ीसा का तालचेर और संबलपुर ये दोनों कोयला उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर उमरिया और सिंगरौली 2 प्रमुख क्षेत्र हैं जो कि कोयला उत्पादन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नंदा देवी चोटी जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अब ये जो नंदा देवी चोटी है यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, इसकी जो हाइट है वो 7,817 मीटर। कितनी है? 7,817 मीटर इसकी हाइट है। ठीक, अब दोस्तों उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है। इसका जो गठन है वो 9 नवंबर 2000 को हुआ है। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ है और इसकी राजधानी देहरादून है। इसका जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में है और जिसको हल्द्वानी शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ का राजकीय पक्षी दोस्तों मोनाल है, ये आपको याद रखना है। राजकीय पक्षी मोनाल। ठीक है, राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है यहाँ का, ये भी आपको याद रखना है। ब्रह्म कमल यहाँ का राजकीय पुष्प है। यहाँ का राजकीय वृक्ष दोस्तों बुरांश है, बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, राजकीय वृक्ष कौन सा है? बुरांश है। दोस्तों उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है वो फुटबॉल है और इसका नाम पहले उत्तरांचल था जिसको 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड कर दिया गया है। यहाँ की 2 मुख्य भाषाएं हैं, राजकीय भाषाएं हैं। पहली हिंदी है और दूसरी संस्कृत है। संस्कृत को दोस्तों जनवरी 2010 में मान्यता मिली थी राजकीय भाषा के रूप में उत्तराखंड की। ठीक, तो दोस्तों इतना काफी कुछ है इसके लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा बौना ग्रह है? तो दोस्तों इनमें से अगर मैं बात करूं तो बौना ग्रह जो है वो आपका एरिस है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों सबसे पहले जो बौना ग्रह बना वो प्लूटो 2006 में बना था। प्लूटो को 2006 में ग्रहों से बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया था और किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के द्वारा इसको बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा अगर मैं बात करूं कौन कौन से बौने ग्रह होते हैं तो दोस्तों वो है एरिस, जो कि हम ऑप्शन में देख रहे हैं। एरिस के अलावा दोस्तों मेकमेक है, ये भी बौना ग्रह है। ठीक है, मेकमेक और हुमा, और इसके अलावा एक और है सेरेस। ये चारों दोस्तों बौना ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, नेपच्यून का दोस्तों जो उपग्रह है वो टिट्रॉन और मैरिड है। ठीक है, शनि का दोस्तों जो उपग्रह है वो टाइटन है, ये भी आपको याद रखना है। और जो हाइड्रा है दोस्तों ये प्लूटो का एक उपग्रह है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है?
तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ऊर्जा के स्रोत होते कौन कौन से। तो दोस्तों ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, ठीक है। एक दोस्तों परंपरागत, परंपरागत या इसको हम बोलते हैं अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, ठीक है। और दूसरे दोस्तों गैर परंपरागत होते हैं, जिसको हम नवीकरणीय बोलते हैं। नवीकरणीय वो होते हैं दोस्तों जिनको एक बार इस्तेमाल करने पर बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है ना, या जल ऊर्जा है। इनको तो हम कितना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो परंपरागत या अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है, इनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये क्या होते हैं, तो जैसे कोयला है, पेट्रोल है, ठीक है, सीएनजी है, पीएनजी है, ये गैसें हैं। तो एक बार यदि हमने इनको दोहन कर लिया, खर्च कर लिया, तो हम दोबारा इनको बना नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों ये आते हैं परंपरागत या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो सौर ऊर्जा गैर परंपरागत है, ठीक है। वायु ऊर्जा गैर परंपरागत है, ज्वार शक्ति भी गैर परंपरागत है। तो बचा क्या हमारा, नेचुरल गैस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोआब शब्द का अर्थ है, तो दोस्तों दोआब शब्द का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, इसको बोलते हैं दोआब। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। दो पहाड़ों के बीच की भूमि को दोस्तों बोलते हैं घाटी, वैली। क्या बोलते हैं दोस्तों, घाटी, ठीक है। और जो इसमें से प्रमुख घाटियां, जैसे नेलांग घाटी है, नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। कहाँ पर है दोस्तों, उत्तराखंड में है, ठीक। अभी हमने पीछे पढ़ा था उत्तराखंड, उत्तराखंड की घाटी का नाम याद रखना, नेलांग घाटी उत्तराखंड में है, ठीक है। अब दोस्तों दो झीलों के बीच की एक भूमि, तो दो झीलों के बीच की जो भूमि होती है उसको राष्ट्रीय मनोरंजन क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक। अब दो समुद्रों के बीच की एक भूमि, तो दोस्तों इसको हम स्थल डमरू मध्य या फिर जल संधि के रूप में जानते हैं, ठीक है। जैसे डेविस जल संधि है, हार्मुज जल संधि है, ठीक है। और स्वेज नहर है, स्वेज नहर तो चलो संधि नहीं है, नहर है। हडसन हडसन जल संधि है, पनामा जल संधि है, इस प्रकार से दोस्तों, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है क्योंकि वहां जैसे ही सूर्यास्त होता है सूर्य का उदय होता है। नहीं, गलत है ये। जापान में पूरे दिन सूर्य हमेशा आकाश के पूर्वी हिस्से में रहता है, ये भी गलत है। जापान दुनिया का सबसे पूर्वी देश है, यहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो दोस्तों यस, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है। क्योंकि जापान जो है दुनिया का सबसे पूर्वी देश है और यहीं पर सूर्योदय सबसे पहले होता है, इसलिए इसे उगते सूर्य का देश या उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। दोस्तों जापान की यदि मैं बात करूं तो जापान का जो प्राचीन नाम है वो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है, निप्पन इसका सबसे प्राचीन नाम है, ठीक है। यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वो येन है, जापान की मुद्रा येन है। यहाँ की भाषा क्वांटो है, भाषा यहाँ की क्वांटो है, ठीक है। और दोस्तों क्या है, जापान में एक ज्वालामुखी है जो कि बहुत फेमस है, फ्यूजीयामा। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, फ्यूजीयामा कहाँ का है, जापान का एक ज्वालामुखी है। दोस्तों जापान में चार मुख्य द्वीप हैं, होकेडू, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। जो होकेडू है दोस्तों वो सबसे उत्तरी द्वीप है और क्यूशु सबसे दक्षिणी द्वीप है। इनमें से जो होन्शु है वो सबसे बड़ा द्वीप है और जो शिकोकू है वो सबसे छोटा आइलैंड है या द्वीप है, ठीक है। जापान की संसद को दोस्तों डायट कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये जापान के बारे में था। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाता है कोयम्बटूर को, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, पूर्व का बोस्टन, ठीक है, तो दोस्तों ये कहा जाता है अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी दोस्तों मुंबई को बोलते हैं। ये सब सूती वस्त्र से रिलेटेड हैं सारे, ठीक है। और जो पहली सूती मिल लगी गई थी दोस्तों, लगाई गई थी, वो 1818 में लगाई गई थी और यह फोर्ट ग्लास्टर में लगाई गई थी, ये भी आपको याद रखनी है, वेस्ट बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय का उदाहरण है, दोस्तों हिमालय जो है एक प्रकार का वलित पर्वत है, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स इसको हम बोलते हैं।
दोस्तों हिमालय को हम कई पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, जैसे ट्रांस हिमालय, हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय या पूर्वी हिमालय। दोस्तों इसमें से जो ट्रांस हिमालय है, इसकी खासियत क्या है दोस्तों, यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। इसकी हाइट 8,611 मीटर है और ये पीओके वाले हिस्से में है। भारत की सबसे ऊंची है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची है। ठीक है दोस्तों, ट्रांस हिमालय अपने ग्लेशियर्स के लिए फेमस है। यहाँ पर सियाचिन, बाल्टोरो, वियाफो, इस प्रकार के कई सारे ग्लेशियर हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ग्रेट हिमालय की। तो ग्रेट हिमालय अपनी चोटियों के लिए फेमस है। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ठीक है, धौलागिरी, नंगा पर्वत, ये सारी चोटियां ग्रेट हिमालयंस की है। मध्य हिमालय में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर जो इनके पूर्वी ढाल हैं, यहाँ पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, या सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो है टूरिस्ट प्लेस काफ़ी हैं, घूमने वाली जगह हैं, जैसे रानीखेत, ठीक है, शिमला, मसूरी, इस प्रकार से पर्यटक स्थल है यहाँ पर। ठीक, और दोस्तों उसके बाद जो अगला हिमालय है वो शिवालिक हिमालय या भाई हिमालय के नाम से जाना जाता है। इनकी संरचनात्मक घाटियों को हम दून पश्चिम में बोलते हैं और पूरब में हम द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पूर्वी हिमालय आ जाता है, और पूर्वी हिमालय में आप देखेंगे जैसे अरुणाचल प्रदेश में कुछ लोकल पहाड़ियां हैं, मिरी है, दफला है, अबोर है, मिश्मी है। ठीक है, ये सब पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। असम में बरेल श्रेणी है, मिकिर श्रेणी है, नागालैंड में नागा पहाड़ी है, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी है, मिजोरम में मिजो पहाड़ी है, मेघालय में गारो, खासी, जयंतियां, इस प्रकार की पहाड़ी है। ठीक है, ये दोस्तों सब पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के पास की हवा गर्मी प्राप्त करती है। तो दोस्तों सूर्यास्त के बाद भी जो पृथ्वी के सतह के पास की हवा होती है वो गर्म होती है। उसका कारण है स्थलीय विकिरण। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो ऊष्मा है उसका जो संचरण होता है दोस्तों वो 3 माध्यम से होता है। एक हम पढ़ते हैं चालन, है ना, एक हम पढ़ते हैं संवहन, और तीसरा हम पढ़ते हैं विकिरण। 3 माध्यमों से ऊष्मा का संचरण होता है। दोस्तों चालन जो संचरण होता है ये ठोस में होता है। इसमें ऊष्मा का ट्रांसफर होता है बिना अपना स्थान चेंज किए। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी एक हिस्से को गर्म करेंगे तो दूसरा हिस्सा भी क्या हो जाएगा, अपने आप गर्म हो जाएगा। ठीक है, संवहन में दोस्तों क्या होता है, संवहन पहली बात तो ये लिक्विड का और गैस की क्वालिटी है। इसमें पदार्थ के कणों का स्थानांतरण होता है और ये हमेशा नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं संवहन धाराएं। ठीक है, जैसे संवहन के द्वारा ही हमारा क्या होगा, वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है, संवहन के द्वारा वायुमंडल भी गर्म होगा और पानी भी गर्म होता है। तीसरा है दोस्तों विकिरण। विकिरण में किसी माध्यम की हमको आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसका उदाहरण है जैसे सूर्य से हम तक जो रोशनी ऊष्मा पहुंचती है वो इसी का उदाहरण है, विकिरण का। ठीक, चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थलीय विकिरण, क्योंकि हमारे जो आसपास का लैंड एरिया है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, और जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो इसमें से गर्म हवा निकलकर आसपास के एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया में एस्बेस्टस के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, तो दोस्तों ये है रशिया। ठीक है, रशिया सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस वगैरह पाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों रशिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये है एशिया में और यूरोप में, दोनों महाद्वीपों में आता है। ठीक है, इसको यूराल पर्वत एशिया और यूरोप दोनों को अलग करता है, या हम कह लें दोनों को मिलाने का काम भी करता है, वो यहीं पर स्थित है। ठीक है, रूस में दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील है जिसको हम बैकाल झील के नाम से जानते हैं। रूस की जो कैपिटल है वो मॉस्को है, ये भी आपको याद रखना है। कैपिटल इसकी मॉस्को है। इसकी करेंसी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वह रूबल है। क्या है दोस्तों, रूबल है इसकी करेंसी। ठीक है, रूस की दोस्तों अगर मैं बात करूं संसद की, तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है, ड्यूमा इसकी संसद का नाम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेम द पार्लियामेंट ऑफ चाइना इज, चीन की संसद का नाम क्या है। तो दोस्तों चीन की संसद का नाम है डाइट। डाइट, ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, चीन की संसद का नाम डाइट नहीं है, चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस।
इसका उत्तर होगा सही ऑप्शन सी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। डाइट दोस्तों अभी मैंने पीछे बताया था जापान की संसद का नाम है, ठीक है। डाइट कहाँ की है, जापान की है। कांग्रेस दोस्तों यूएसए की है, ठीक है। और सीमास ये लिथुआनिया की है, लिथुआनिया की संसद का नाम सीमास है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, काइगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। काइगा या कैगा, दोस्तों कैगा जो है ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। कैगा के अलावा दोस्तों काकरा पारा है, काकरा पारा है दोस्तों, यह सूरत में है, ठीक है। कहाँ पर है, सूरत में है। कुडनकुलम है, कुडनकुलम दोस्तों ये तमिलनाडु में है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कलपक्कम ये कांचीपुरम तमिलनाडु में है। रावत भाटा है राजस्थान में, ये भी आपको याद रखना है, रावत भाटा राजस्थान में है। नरौरा है यूपी का, और यह बुलंदशहर में है। दोस्तों तारापुर है सबसे पुराना, महाराष्ट्र में स्थित है ये तारापुर, ठीक है। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है नागपुर में। कहाँ स्थित है, नागपुर में। अब दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में हम बात करते हैं, तो इनका जो समाधि स्थल है इसे चैत्रा भूमि के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, चैत्रा भूमि। दोस्तों इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ये भी आपको याद रखना है, बहिष्कृत भारत और मूक नायक, ठीक है। मूक नायक, ये इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। गांधी जी का 1932 में पूना समझौता अंबेडकर जी के साथ होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं बेंगलोर में, तो बेंगलोर में एक हवाई अड्डा है जिसको हम बोलते हैं कैंप गोड़ा हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा है, कैंप गोड़ा हवाई अड्डा। दाबोलिम है दोस्तों गोवा में, दाबोलिम गोवा में है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में है, छत्रपति शिवाजी मुंबई में है, ठीक। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। तो दोस्तों एडीबी का जो मुख्यालय है वो मनीला में है, ठीक है। एडीबी की स्थापना दोस्तों 1966 में हुई थी, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, मनीला में है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं काठमांडू की बात करूं तो काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है, सार्क, ठीक है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल राजवंश का अंतिम शासक था। दोस्तों मुगल राजवंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहादुर शाह जफर का दोस्तों जो समय था वो 1837 से 1862 तक था। 1857 की क्रांति में इन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने इन्हें पकड़कर रंगून भेज दिया था, रंगून या म्यांमार, और वहीं इनकी कब्रगाह भी है, यहीं 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक प्रसिद्ध शायर भी थे, इसलिए इनको जफर कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में अधिकतम शहर हैं। तो दोस्तों सबसे अधिकतम शहर वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शहर हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वो कौन सा है, बलिया, ये आपको याद रखना है। सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, ठीक है। और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, ठीक। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, विधानसभा की 403 प्लस 1, और विधान परिषद की 100, और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। ये भी आपको यूपी के बारे में याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो है नई दिल्ली में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 70 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो दोस्तों यह थी नरगिस दत्त। कौन थी दोस्तों? नरगिस दत्त। ये राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी। दोस्तों राज्यसभा के लिए अनुच्छेद 249 होता है, कहता है अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा के पास पावर है आर्टिकल 312 के तहत, है ना। इसे अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार है। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों राज्यसभा में 245 सीटें हैं और अधिकतम ये 250 हो सकती हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोलियो टीका विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों पोलियो का टीका दिया था जोन्स साल्क ने। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के बाद साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं तो चेचक का टीका जो चेचक का टीका है वो एडवर्ड जेनर ने दिया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने दिया है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया की जो चिकित्सा है इसकी खोज लुई पास्चर ने की है। होम्योपैथी की खोज दोस्तों हैनीमैन ने की है। ये भी आपको याद रखना है। बीसीजी का टीका गुइरिन कालमेट ने खोजा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो खनिज पाया जाता है मुख्य रूप से वो चूना पत्थर और डोलोमाइट है। अब दोस्तों इनके जो क्षेत्र हैं, जैसे चूना पत्थर है, चूना पत्थर आपको मिर्जापुर वाले इलाके में पाया जाएगा। ठीक है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है, इस इलाके में आपको चूना पत्थर वगैरह अच्छी मात्रा में पाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो डोलोमाइट है, डोलोमाइट भी मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा जिलों में पाया जाता है। आपको एक चीज और याद रखनी है दोस्तों, यूरेनियम उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर क्षेत्र में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और कोयला पाया जाता है सिंगरौली क्षेत्र में। सिंगरौली पड़ता है दोस्तों सोनभद्र में। सिंगरौली सोनभद्र वाले एरिया में पड़ता है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।